सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण नीति कवियों के संबंध में और उनके द्वारा रचित नीति काव्यों के संबंध में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। नीति कवियों में मुख्यतः भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा और नारायण पंडित और इनके द्वारा रचित नीति शतक, पंचतंत्र और हितोपदेश ये ही ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में होते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत इस प्रकार के 25 प्रश्नों का समावेश मैंने किया है, जिससे कि सार के रूप में भी आप उन्हें मान सकते हैं। अगर इन 25 प्रश्नों को भी आप अच्छे से पूरा ध्यान से देखते हैं तो इन तीन काव्यों से संबंधित, इन तीन कवियों से संबंधित आपका जो विषय है वो तैयार हो जाएगा और इसी तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, भर्तृहरि या चाणक्य? तो बच्चे इन दोनों नामों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बताइए कौन थे? पंचतंत्र के रचयिता थे विष्णु शर्मा। आप इस तरह से याद रखिए कि इसमें भी आधा अक्षर है और इसमें भी आधा अक्षर है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भर्तृहरि की गुफा कहाँ है? ये प्रश्न परीक्षा में पहले आ चुका है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था। तो भर्तृहरि की गुफा कहाँ है? प्रयाग के समीप, कश्मीर के समीप, पुष्कर के समीप या द्वारिका के समीप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, पुष्कर के समीप। तीसरा प्रश्न है, शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है? वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक या विश्व कथा शतक? तो यहाँ पर भर्तृहरि के द्वारा रचित शतक त्रय की बात हो रही है, तो उनके अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है? विश्व कथा शतक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। चौथा प्रश्न है, नीति शतक के रचयिता हैं? तो ये तो आपको पता होगा, नीति शतक के रचयिता हैं भर्तृहरि। पांचवा प्रश्न है, अपरीक्षित कारक किस पुस्तक का भाग है? हितोपदेश, पंचतंत्र, गीत गोविंद या मृच्छकटिकम? तो किसका भाग है अपरीक्षित कारक? ये है पंचतंत्र का भाग। देखिए, भाग से संबंधित प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, पंचतंत्र के संबंध में और हितोपदेश के संबंध में। इनमें विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं, तो आपको अच्छे से इन दोनों को एक साथ लिखकर इनके अंतर देखने हैं कि क्या क्या इनके नाम हैं, कितने कितने भाग हैं और क्या इनमें अंतर है, तभी आपको ये याद रह पाएंगे। तो अपरीक्षित कारक पंचतंत्र का एक भाग है। छठा प्रश्न है, भर्तृहरि की पत्नी का नाम था मनोवती, रागिनी, अवंतिका या पिंगला? तो पिंगला के संबंध में आपने अमरफल वाली कहानी पढ़ी होगी, तो भर्तृहरि की पत्नी का नाम था पिंगला और ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि की तपोभूमि थी जयपुर, पुष्कर, अलवर या बीकानेर? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? भर्तृहरि की तपोभूमि थी अलवर, जहां पर आज भी भर्तृहरि का स्थान है। इनकी जो गुफा थी वो पुष्कर के समीप है, लेकिन इनकी जहां पर इन्होंने तपस्या की वो स्थान है अलवर। अगला प्रश्न है, महिला रौप्य नगर के राजा अमर शक्ति के सभा पंडित थे? कौन? भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित या फिर 2 और 3 दोनों, अर्थात विष्णु शर्मा और नारायण पंडित दोनों? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा विष्णु शर्मा। ये राजा अमर शक्ति के सभा पंडित थे। नवा प्रश्न है, पंचतंत्र का भाग नहीं है? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय और परीक्षित कारक? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षित कारक, क्योंकि अपरीक्षित कारक इसका भेद है, परीक्षित कारक नहीं है। तो इन्हें आप, ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है, इसी तरीके के प्रश्न इनके नाम से संबंधित, भागों से संबंधित बार बार पूछे जाते रहे हैं। 10वां प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नारायण कांकर या भर्तृहरि? तो अगर आपको पंचतंत्र का याद हो गया कि आधा अक्षर और आधा अक्षर, तो हितोपदेश आपको स्वतः याद हो जाएगा, नारायण पंडित के द्वारा ये रचित है। हितोपदेश के कितने भाग हैं? 3, 4, 5 या 11? तो कितने भागों में हितोपदेश विभाजित है? 4 भागों में। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का भाग नहीं है मित्र लाभ,
सुहृद भेद, विग्रह या लब्ध प्रणाश। तो क्या सही उत्तर होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि इसके 4 भाग हैं, मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। लब्ध प्रणाश पंचतंत्र का भाग है, हितोपदेश का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, नारायण पंडित के आश्रयदाता थे जयचंद्र, हर्षवर्धन, धवलचंद्र या चंद्रवर्मन। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, नारायण पंडित बंगाल के राजा धवलचंद्र के आश्रित कवि थे। 14वां प्रश्न है, मूर्खस्य नास्ति औषधम प्रसिद्ध सूक्ति है, नीति शतक की, पंचतंत्र की, नीति कथा की या हितोपदेश की। तो मूर्खस्य नास्ति औषधम कहाँ पर लिखी गई है? तो ये सूक्ति है नीति शतक की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की सबसे प्राचीन वाचना है, कौन सी वाचना है? तंत्राद आख्यायिका, पहलवी पंचतंत्र, नेपाली पंचतंत्र, हितोपदेश, कौन सी है? तो सबसे प्राचीन व्याख्या के रूप में हितोपदेश को नहीं, तंत्राद आख्यायिका को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। 16वां प्रश्न है, पंचतंत्र का सर्वप्रथम किस विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ? और ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, सीरियाई, अरबी, पहलवी या यूरोपीय। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? पहलवी भाषा में सर्वप्रथम इसका विदेशी अनुवाद हुआ था। 17वां प्रश्न है, पंचतंत्र का सीरियाई अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इनमें देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, तो आपको अच्छे से ये याद होने चाहिए। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, कलिलह व दिमनह, कलिलग व दमनग, सीरियाई पंचतंत्र या उत्तर पश्चिमी पंचतंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, कलिलग और दमनग इसको सीरियाई अनुवाद इसका कहलाता है, और इसका जो अरबी अनुवाद है पंचतंत्र का वो कलिलह और दिमनह कहलाता है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के अंतर्गत कुल कितनी कथाएं वर्णित हैं? 25, 43, 73 या 75। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? 6 मुख्य कथाओं के साथ इसके अंतर्गत 69 उपकथाएं वर्णित हैं, तो कुल 75 कथाएं पंचतंत्र में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राजा सुदर्शन का वर्णन है? ये प्रश्न DSSB में 2021 का अभी जो फीमेल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो नीति शतक, पंचतंत्र, हितोपदेश या मालविकाग्निमित्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हितोपदेश। हितोपदेश की प्रस्ताविका में नारायण पंडित लिखते हैं कि राजा सुदर्शन के 4 मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देने के लिए हितोपदेश का रचना की गई है। तो सुदर्शन के संबंध में आप याद रखिए, अमर शक्ति राजा का संबंध पंचतंत्र से है, जबकि सुदर्शन का संबंध है हितोपदेश से। 20वां प्रश्न है, किस राजा के मूर्ख पुत्रों को राजनीतिज्ञ बनाने के लिए पंचतंत्र की कथाओं का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कौन से राजा हैं? अमर शक्ति। 21वां प्रश्न है, हितोपदेश के विषय में असत्य कथन है, यह नारायण पंडित के द्वारा रचित है, इसकी रचना राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों की शिक्षा देने हेतु की गई, यह पंचतंत्र की एक वाचना है, इसमें 25 कथाएं पंचतंत्र से ली गई हैं। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? असत्य कथन है 2, क्योंकि इसकी रचना राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देने के लिए की गई है। ये पंचतंत्र की एक वाचना है, ये भी सही है। ये नारायण पंडित के द्वारा रचित है, ये भी सही है। और इसमें 25 कथाएं पंचतंत्र से ली गई है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। 22वां प्रश्न है, मतिरेव बलाद गरीयसी किसकी प्रसिद्ध सूक्ति है? ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है, तो ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। किसकी सूक्ति है ये? नीति शतक, पंचतंत्र, हितोपदेश या मुद्रा राक्षस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, हितोपदेश की। पंचतंत्र की कितनी वाचनाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं? 8, 7, 6 या 4। तो क्या इसका सही उत्तर है? ऑप्शन 1, इसकी वर्तमान में 8 वाचनाएं उपलब्ध हैं। 24वां प्रश्न है, सज्जनों की संगति की महिमा किसमें वर्णित है? किसमें कहा गया है कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम?
इसके विषय में हमने वीडियो में भी बात की थी, सूक्ति का अध्ययन भी हमने किया था, तो आशा है आपको याद आया होगा। नीति शतक, हितोपदेश, पंचतंत्रिया, सुधी जनवृत्त किस में वर्णित है सज्जनों की संगति की महिमा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, नीति शतक में। और अंतिम प्रश्न है, किस ग्रंथ में पशु पक्षियों को पात्र बनाया गया है? नीति शतक, श्रृंगार शतक, पंचतंत्रिया, हितोपदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र के सभी पात्र पशु पक्षी हैं और उनके माध्यम से ये बताया गया है कि जब पशु पक्षी इस प्रकार का आचरण कर सकते हैं तो मनुष्य के लिए तो ये बहुत आसान है, और इसके माध्यम से बहुत ही अच्छी अच्छी नीतिगत कथाएं वर्णित की गई हैं। तो इस प्रकार से ये 25 प्रश्न हैं जो जिनमें से कुछ परीक्षा में आ चुके हैं और कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। देखिए, हो सकता है सिर्फ इन 25 प्रश्नों को हल करने से आपको ये विषय आसान लग रहा हो, आपको उत्तर आ रहे हो, लेकिन अगर हम सारे संस्कृत साहित्य को इकट्ठा करके उसके प्रश्न जब एक साथ बनाएंगे तो आपका वहाँ पर कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। इसलिए आप विषय को बार बार रिवाइज कीजिए, इतना रिवाइज कीजिए कि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं और परीक्षा में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैं इसलिए आपको हर टॉपिक के बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, जिससे आपको जो पढ़ा हुआ है अभी आपको पता चले कि आपको एक बार वीडियो से पढ़ने से कितना याद हो रहा है। उसके बाद जब सारे विषय यहाँ पर खत्म होंगे तो हम पूरे संस्कृत साहित्य के इतिहास के भी 2-4 मिक्स पेपर लेकर आएंगे, जिससे आप अपना आकलन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करते जाएं, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।